नास्ति येषां यशः काय जरामरणजं भयम्। आदरणीय प्रोफेसर वासुदेव सिंह की स्मृति को नमन। आदरणीय मंच, विद्युत जन एवं सभी सुधी जन। अभी आदरणीय सर बोल रहे थे और जो विषय है इसके वो गंभीर अध्येता है, विद्वान है। मैं तो एक सामान्य सा विद्यार्थी हूँ काशी हिंदू विश्वविद्यालय का। विषय है स्वतंत्रता आंदोलन एवं पत्रकारिता की चुनौतियां। मतलब इसमें थोड़ी सी वृद्धि हो गई, चुनौतियां शब्द और जुड़ गया है, ठीक है। इन तीन महत्वपूर्ण टर्म्स पर मैं दो तीन मिनट बात करूंगा, बहुत संक्षेप में अपनी बात खत्म कर दूंगा। स्वाधीनता आंदोलन, जब भी यह शब्द हमारे सामने आता है तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात जो हमारे ध्यान में आनी चाहिए कि स्वाधीनता आंदोलन का जो समूचा उद्देश्य था वो था एक ऐसे लोकतांत्रिक, एक जनतांत्रिक देश की प्राप्ति यानी देश बनाना, उसका एक उद्देश्य था। वह देश जो अंग्रेजों के अधीन था उसको पाना था और एक ऐसे समतामूलक समाज का निर्माण करना था जहां समाज के हर व्यक्ति के लिए समान अधिकार, स्वतंत्रता और बंधुत्व का भाव रहे। यह भी देखना बहुत जरूरी है कि यह आंदोलन एकहरा नहीं था। स्वाधीनता आंदोलन जब भी हम कहते हैं तो हमें यह देखना पड़ेगा कि इसके अंदरूनी भी एक आंदोलन चल रहा था। तो स्वाधीनता आंदोलन की दो बड़ी फाकें होती हैं। एक आंदोलन का भीतरी हिस्सा है जो सामाजिक जनतंत्र और लोकतंत्र को लेकर चलता है और जिसकी प्रक्रिया में आर्य समाज, ब्रह्म समाज, रामकृष्ण मिशन जो तत्कालीन समाज की रूढ़ियों और कुरीतियों पर कुठाराघात करते हुए और उस प्रक्रिया में बढ़ते हैं। यानी एक जो सामंती ठसक है समाज की, उस सामंती ठसक से लड़ता हुआ स्वतंत्रता आंदोलन का यह अंदरूनी पक्ष है। साथ ही साथ दूसरा पक्ष आंदोलन का प्रकट और बाह्य रूप था जो राजनीतिक सत्ता हस्तांतरण की प्रक्रिया में लगा हुआ था। यानी अंग्रेजों से सत्ता हस्तांतरित करके अपने देश के लोगों और नेताओं को वो सत्ता हस्तांतरित हो जाए, इस प्रक्रिया में वो लगा हुआ था। तो स्वतंत्रता आंदोलन बुनियादी तौर पर इन दो फाकों में बटा हुआ था। एक यह आंतरिक जो सामाजिक जनतंत्र को लेकर चल रहे थे और एक राजनीतिक, उस राजनीतिक जनतंत्र या लोकतंत्र की बात कर रहे थे। इस स्वाधीनता आंदोलन को पत्रकारों ने अपने तरीके से रिस्पांस किया तो किया ही, हमारे साहित्यकारों ने भी अपने अपने तरीके से रिस्पांस किया। उसी फहरिस्त में यदि भक्तिकाल की मैं चर्चा करूं तो पत्रकारिता से पूरा का पूरा भक्तिकाल जुड़ता है, पर मैं सीधे आधुनिक काल में आता हूं। आधुनिक काल में प्रेमचंद, निराला और बड़े पत्रकार जिनका साहित्य से भी संबंध है, गणेश शंकर विद्यार्थी, प्रेमचंद, निराला, गणेश शंकर विद्यार्थी, प्रसाद और नागार्जुन, मुक्तिमोहन और ये तमाम सारे कवि जो उस स्वाधीनता या तो स्वतंत्र चेतना से जुड़ते हैं या 47 के बाद स्वतंत्र समीक्षा से जुड़ते हैं। बुनियादी तौर पर 1857 से लेकर के 1947 के जो समय है इसे हम स्वतंत्र चेतना का समय कह सकते हैं और 47 के बाद का जो समय है स्वतंत्र समीक्षा का। तो स्वतंत्र चेतना और स्वतंत्र समीक्षा, इन दोनों में हमारे साहित्यकारों ने पत्रकारों की दस्तावेजी उस प्रक्रिया के बरक्स संवेदी प्रतिक्रिया जाहिर की है और वह कविताओं में, उपन्यासों में, कहानियों में दर्ज है। तो यह तो एक बात रही साहित्यकारों को लेकर स्वाधीनता आंदोलन में। पूरा का पूरा वह दौर भारतेंदु द्विवेदी और छायावाद और आगे का जो पूरा का पूरा दौर है यह नवजागरण की प्रक्रिया से गुजर रहा है और साहित्यकारों को अपने में इस तरह से जोड़ता हुआ स्वाधीनता आंदोलन से जुड़ता है। एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात हमें यह भी जाननी चाहिए कि पत्रकारिता और साहित्य, विशेष रूप से कविता, मैं कल से सुन रहा हूं लेकिन पत्रकारिता का कविता से संबंध जोड़कर लोग बताना नहीं चाहते। मैं मूलतः एक कविता का विद्यार्थी हूं और मैंने कुछ सोचा है, शायद वो गलत भी हो। आदरणीय सर बोल रहे थे कि न्यूज में व्यूज ज्यादा आ रही। एक बात है कि पत्रकारिता को अगर परिभाषित करें तो आप यह कह सकते हैं कि पत्रकारिता मीन्स द कॉम्बिनेशन ऑफ व्यूज एंड न्यूज। यह ध्यान रखिए कि दुनिया में कुछ भी ऑब्जेक्टिव नहीं होता। यदि मैं कोई घटना, परिघटना देखता हूं और उसे व्यक्त करता हूं तो मेरे व्यक्त करने की प्रक्रिया में यानी अभिव्यक्ति में मेरा जो अपना मत है या अपना विचार है, जाने अनजाने वह उसमें आ जाता है। इसलिए कुछ भी खालिस न्यूज नहीं हो सकता, उसमें व्यू का होना ही चाहिए, होता ही है। इसलिए पत्रकारिता व्यूज और न्यूज का एक समन्वित रूप है। वैसे
पत्रकारिता का संबंध कविता से जुड़ता है, जैसे पत्रकारिता में व्यूज और न्यूज, हाँ यह जरूर है, इसको ध्यान रखना पड़ेगा कि व्यूज और न्यूज का जो कॉम्बिनेशन है उसका अनुपात कैसा हो। जैसे ही न्यूज की मात्रा बढ़ेगी और व्यूज कम होंगे, यानी अपना मत, तो वो एक तटस्थ पत्रकारिता की तरफ झुकेगा। लेकिन जैसे ही न्यूज में व्यूज बढ़ेगा, व्यूज जैसे ही बढ़ेगा तो वो सब्जेक्टिव हो जाएगा और वो पत्रकारिता की उस पत्रकारित्व भाव से दूर हटेगा। तो जो साहित्य है वो पत्रकारिता तो नहीं है, यह एकदम स्पष्ट बात है, लेकिन साहित्य पत्रकारिता से अछूता भी नहीं है। इसलिए मैं कहता हूं कि कविता का विद्यार्थी हूं तो मैं तो देखता हूं कि पूरे के पूरे मेरे सारे के कवि, भक्ति काल छोड़ दीजिए, आधुनिक काल के लगभग कवि, माने जो भारतेंदु से शुरू करके और आगे तक, ये सारे के सारे कवि अपनी रचनाओं के मार्फत, अपनी कविताओं के मार्फत पत्रकारिता के उस लघु ही भूमिका का निर्वहन कर रहे हैं, लेकिन कविताओं से कर रहे हैं। मसलन आप उदाहरण ले सकते हैं, जैसे एक उदाहरण मैं देता हूं नागार्जुन का या निराला का, या उससे पहले मैत्री शरगुप्त का। जब 1910, 11, 12 का भारत याद करिए, अभी गांधी का आगमन नहीं हुआ है, 1915 में गांधी आते हैं, लेकिन उससे पहले एक बड़ी रचना आती है भारत भारती, 1912 में भारत भारती आती है और आते ही धूम मचती है। नामवर सिंह ने अपनी पुस्तक में लिखा है, एक व्याख्यान में उन्होंने कहा कि जब भारत भारती छपी तो 1200 प्रतियां उसकी बिक गई। अब आप अंदाजा लगाइए कि किसी रचनाकार की कविता की एक पुस्तक है, यह उसी तरह से लाइक हॉट केक्स ऐसे ही बिकी जैसे समाचार पत्र और पत्रिकाएं स्वतंत्रता आंदोलन में बिक रहे थे। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या वो खालिश कविता थी? यदि वो समाज का प्रबोधन नहीं कर रही थी, वह पूरी की पूरी कविता अतीत को संबोधित कर रही है, वर्तमान को देख रही है और भविष्य को दृष्टि दे रही है। इसलिए उस कविता खंड में, उस भारती में 3 खंड है, अतीत, वर्तमान और भविष्य। यानी मैं कहना ये चाहता हूँ कि कविता भी पत्रकारिता का उत्तरदायित्व उसका निर्वहन करती है और यह फेरिस्त लगातार आगे बढ़ती चली जाती है। बहुत बढ़िया। दूसरा एक उदाहरण है नागार्जुन का, चाहे वो आपातकाल की घटना हो, चाहे वो 1961 में जब एलिजाबेथ का आगमन हुआ वो घटना हो। आप देखें कि हो सकता है वो सारी की सारी टिप्पणियां तात्कालिक हो, लेकिन नागार्जुन आधुनिक कवियों में एक ऐसे कवि हैं जो लगभग हर एक आधुनिक काल में घटने वाली घटना पर अपनी दस्तक देते हैं, अपनी टिप्पणी करते हैं। बस फर्क इतना है कि पत्रकारिता के तरीके से नहीं, बल्कि संवेदनात्मक संस्पर्श से वो कविताई में उस पर टिप्पणी करते हैं। 1961 में एलिजाबेथ आई तो सारा देश उनके स्वागत में लगा हुआ था। नागार्जुन ने एक पत्रकार की भूमिका निभाई, तटस्थ पत्रकार की भूमिका, और कविता लिखी। आप सन जानते ही, आओ रानी हम धोएंगे पालकी, यही हुई है राय जवाहरलाल की। दूसरा 1975 अभी आपातकाल के दौर में भी, आपातकाल में 1961 में जो घटनाएं इतिहास जैसे जैसे घटती गई, नागार्जुन ने उन पर अपनी कविताई के माध्यम से टिप्पणी दर्ज की है। आप अगर ध्यान से देखें, प्रतिनिधि संकलन निकला है और रचनावली भी आ गई है, यदि नागार्जुन की सारी कविताओं को आप क्रम से सजाएं तो आप पाएंगे कि आधुनिक भारत के इतिहास को लिख सकते हैं कविताओं के माध्यम से। तो यह पत्रकारिता नहीं हुई तो क्या हुई? वो व्यक्ति कविता लिख रहा है, हाँ यह जरूर है कि यह पत्रकारिता नहीं है, तो पत्रकारिता का पुट है, उसका अंश है। उस तरीके से अब तो नया इतिहास शास्त्र आ गया है। सुधीर पचौरी जी ने तीसरी परंपरा की खोज लिख दी है। नव्य इतिहास शास्त्र कहता है कि किसी भी साहित्यिक टेक्स्ट को, जो खालिस लिटरेरी टेक्स्ट है, आप उसे भी एज अ हिस्टोरिकल टेक्स्ट के रूप में देखें। यानी कोई भी साहित्यिक रचना, उसे आप एक साहित्यिक रचना ही नहीं बल्कि एक ऐतिहासिक रचना के रूप में भी देखें और इतिहास के ग्रंथों में उसको शामिल करें, और जब इतिहास लेखन करें तो उसका योगदान भी उसमें लिखें, उसको सहयोग लें। तो जब ऐसी बातें होने लगी हैं तो कविताओं को क्या ऐतिहासिक, क्योंकि इतिहास लेखन में पत्र पत्रिकाओं का बहुत बड़ा योगदान है, और अगर पत्र पत्रिकाओं की भूमिका कविताएं निर्वहन करती हैं तो कविताओं का भी योगदान उस इतिहास लेखन में होना चाहिए, यानी पत्रकारिता में उनको शामिल करना चाहिए। अंतिम 2-3 बातें ये जो पत्रकारिता की चुनौतियों पर है। एक बड़ा प्रश्न है भाषा को लेकर के। स्वतंत्रता आंदोलन के समय एक ऐसा तबका था जो गांधी जी के नेतृत्व में हिंदुस्तानी भाषा को अपनाया जाए। आज की हिंदी में, हिंदुस्तानी में, रेखता में और सो कॉल्ड संस्कृत निष्ठ हिंदी में बहुत बड़ा फर्क था। और उसमें जो थोड़ा सा और अरबी फारसी पन लिए हुए जो उर्दू हो जाती है बाद में, तो ये बहुत बड़ी फाक थी उस औपनिवेशिक दौर में। लेकिन स्वतंत्रता के बाद, यह तो आंदोलन तक चलता रहा, लेकिन उसके बाद
जब राजभाषा घोषित हो गई 1949 में, हिंदी राजभाषा घोषित हो गई, उसके बाद भी आज देखिए लगातार यह चर्चा चली आ रही है कि भाषा क्या हिंदी राजभाषा हो पाई है या राष्ट्रभाषा हो पाई है। मैं कहता हूँ राष्ट्रभाषा नहीं, होना भी नहीं चाहिए। कारण पत्रकारिता की चुनौतियों में सर एक बिंदु यह भी है, भाषा के साथ बात कर रहे थे, समकालीन आंदोलन, समकालीन पत्रकारिता में भाषा की समस्या। तो जैसे पत्रकारों की भाषा यह है, कई बार हमने कहा कि बहुत ही अश्लील होती जा रही है, मतलब शब्दों का ठीक चयन नहीं। एकदम ठीक बात है, एकदम ठीक बात है, चयन नहीं है। लेकिन यह भी देखना चाहिए कि वो जो भाषा थोड़ी टूटी फूटी है, उसने कितने बड़े जनमानस को जोड़ने का काम किया है। सामान्य हिंसा चालक भी पत्रिका पढ़ सकता है। सोचिए अगर संस्कृत निष्ठ हिंदी का प्रयोग करने लगे शुद्ध एकदम, तो वो क्या पढ़ पाएगा या क्या समझ पाएगा, अवगमन कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। इसलिए भाषा एक थोड़ी टूटी फूटी भी है, पर बात संप्रेषित हो रही है। ऐसे दौर में जहाँ कुछ लोग हिंदी पढ़ना नहीं चाहते हैं, यदि ऐसे दौर में ऐसी भी हिंदी कोई बोल रहा है तो स्वीकारता दे देनी चाहिए। दूसरी बात है कि ये बड़ी महत्वपूर्ण है, एक अंतिम बात, कि हजारी प्रसाद द्विवेदी को पढ़ते समय एक उनका निबंध है, समीक्षा में संतुलन का पक्ष, उसका जिक्र किया है दूसरी परंपरा की खोज में नामवर सिंह ने। मैं उसको पत्रकारिता से जोड़ता हूं। दो शब्दों का प्रयोग किया है उन्होंने, सामंजस्य और संतुलन। हजारी प्रसाद द्विवेदी कहते हैं कि सामंजस्य संतुलन नहीं। मतलब क्या हुआ, यदि दो पक्ष हैं समानांतर रूप से दो अलग अलग बातें कर रहे हैं, मैं पत्रकारिता से जोड़ रहा हूं इसको, पत्रकारिता का भी यही धर्म होना चाहिए कि वो सामंजस्य नहीं संतुलन करे। यदि दो पक्ष हैं समानांतर रूप से और दोनों विरोधी बात कर रहे हैं, तो एक तटस्थ पत्रकार या पत्रकारिता का धर्म का निर्वहन करने वाले व्यक्ति का यह धर्म है कि वो उन दोनों के बीच एक मध्यम मार्ग का निर्माण ना करे, बल्कि उन दोनों पक्षों में जो पक्ष सत्य के ज्यादा निकट हो उसका चयन करे, उसका वर्णन करे। हो सकता है कि दूसरा पक्ष उसका विरोधी हो जाए। यानी दोनों के बीच मिलजुली एक मध्यम मार्ग की बात करना यह सामंजस्य है, और दोनों में सत्य के निकट जो ज्यादा पक्ष है उसका चयन कर लेना यह संतुलन है। तो पत्रकारिता में भी सामंजस्य के बरक्स संतुलन पर अपनी बात रखनी चाहिए और संतुलन अपनाना चाहिए। अब आदमी विद्युत जन बैठे हुए हैं, मैं सबका धन्यवाद करता हूं कि आपने सुना, और मैम का जिन्होंने मौका दिया बोलने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा बोला, सीख रहे हो, बहुत अच्छा बोला।